सीटेट यस टेट की तैयारी कर रहे समस्त छात्र छात्राओं का मैं आरपी सर राधा रमण क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्रों, पूर्व की वीडियो में हम लोग भाषा पर चर्चा शुरू किए थे। आपको भाषा का अर्थ बताया थे। भाषा कौशल किसे कहते हैं, कौन भाषा कौशल में सिद्ध माना जाता है, इस पर हम लोग चर्चा किए। भाषा शब्द को भिन्न भिन्न विद्वानों द्वारा भिन्न भिन्न रूपों में परिभाषित किया गया था, इस पर हम लोग चर्चा किए थे। आज की वीडियो में हम लोग भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा का स्वरूप क्या है, भाषा का आधार क्या है और भाषा के भेद कितने हैं, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग अपने चर्चा की शुरुआत करते हैं कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई थी। प्रिय छात्रों, भाषा की उत्पत्ति के कई सिद्धांत प्रचलित हैं। भिन्न भिन्न विद्वानों द्वारा अपने अपने दृष्टिकोण से भाषा की उत्पत्ति को व्यक्त किया गया है। विद्वानों के एक वर्ग का मानना है कि भाषा दिव्य उत्पत्ति का सिद्धांत, यानी भाषा का पहला सिद्धांत जो बना वो दिव्य उत्पत्ति का सिद्धांत बना। इस सिद्धांत को मानने वाले विद्वानों का यह कहना है कि भाषा की उत्पत्ति दैवीय उत्पत्ति है। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से प्रकृति अर्थात भगवान ने इस धराधाम पर, धरती पर जीव को स्थापित किया, उसी तरह से भगवान द्वारा ही जीव को ध्वनियाँ प्रदान की गई। इन्हीं ध्वनियों को भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। आप देखते होंगे कि जब बच्चा जन्म लेता है तो 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन बाद वह ध्वनियों को सृजित करने लगता है, ध्वनियों को व्यक्त करने लगता है, रोता है, हंसता है। तो इस तरह से जीव को प्रकृति द्वारा ही, भगवान द्वारा ही ध्वनियाँ उत्पन्न की गई, जो भाषा के रूप में स्थापित हुई थी। प्रिय छात्रों, भाषा की उत्पत्ति का दूसरा सिद्धांत है सांकेतिक उत्पत्ति का सिद्धांत, यानी संकेतों द्वारा। इस सिद्धांत को मानने वाले विद्वानों का मानना है कि जब मनुष्य की आवश्यकताएं कम थी, जब मनुष्य का विस्तार सीमित था, तो वह वस्तुओं की ओर संकेत करके ही अपना काम चला लेता था। लेकिन जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती गई तो फिर संकेत के माध्यम से किसी भी वस्तु को इंगित करने में कठिनाई होने लगी। जब इन्हीं संकेतों को मनुष्य द्वारा ध्वन्यात्मक रूप प्रदान किया गया, उन वस्तुओं को एक ध्वनि के माध्यम से व्यक्त किया जाना शुरू किया गया, तो भाषा की उत्पत्ति हुई थी। क्योंकि भाषा आप सभी जानते हैं कि मात्र ध्वनि है। तो जब संकेत ध्वन्यात्मक रूप को प्राप्त किए, तब जो है उसी ध्वन्यात्मक रूप को भाषा के नाम से संबोधित किया गया, भाषा के नाम से व्यक्त किया गया था। प्रिय छात्रों, भाषा की उत्पत्ति का तीसरा सिद्धांत अनुकरण का सिद्धांत है। इस सिद्धांत को मानने वाले विद्वानों में मैक्स मूलर जी का महत्वपूर्ण स्थान है। मैक्स मूलर जी का मानना था कि भाषा की उत्पत्ति अनुकरण के आधार पर हुई थी। अर्थात पशु पक्षी थे, ये अपनी ध्वनियाँ व्यक्त करते थे और उन्हीं ध्वनियों को परिष्कृत परिमार्जित करके मनुष्य द्वारा जब अनुकरण किया गया तो ये भाषा का जन्म हुआ था। उन्होंने कहा कि जैसे कौवा काँव 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 करता था,
मनुष्य द्वारा इन ध्वनियों को सुना गया तो पहले तो काँव काँव किया, अब काँव काँव को परिष्कृत करके आव आव करने लगा, तो एक ये बुलाने की ध्वनि बन गई। और इस तरह से मैक्स मुलर जी ने यह विचार व्यक्त किया कि भाषा की उत्पत्ति अनुकरण के आधार पर हुई थी। प्रिय छात्रों, भाषा के उत्पत्ति के सिद्धांतों में आवेग का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है। आवेग का सिद्धांत का भी उल्लेख किया जाता है। जो विद्वान भाषा की उत्पत्ति के इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, उनका मानना है कि जब मनुष्य विभिन्न मनोभावों को व्यक्त करता है, जैसे हर्ष को, शोक को, उत्साह को, तो अलग अलग ध्वनियों का प्रयोग करता है, जैसे आहा, हा हा, जय हो, धन्य धन। तो इस तरह की जब ध्वनियाँ बनी और इन्हीं ध्वनियों का प्रयोग जब व्यवहारिक जीवन में किया जाने लगा, एक दूसरे के साथ भावों और विचारों के अभिव्यक्ति के रूप में किया जाने लगा, तो भाषा की उत्पत्ति हो गई। प्रिय छात्रों, भाषा की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांतों में डिंग डैंग सिद्धांत का भी उल्लेख किया जाता है। जो विद्वान भाषा की उत्पत्ति डिंग डैंग सिद्धांत से मानते हैं, उनका मानना है कि यह सिद्धांत वस्तुओं के रगड़ने से जो है वह उत्पन्न हुआ था। उनका मानना था कि ध्वनि और अर्थ में काफ़ी निकटता होती है, काफ़ी सामीप्य होता है, इनका निकट का संबंध होता है। जैसे कोई वस्तु आपस में रगड़ती थी तो चरचर की, मरमर की, परपर की आवाज़ करती थी, और इन्हीं ध्वनियों को जब मनुष्य बार बार सुनता रहा तो इनका जो है एक अर्थ बनाया, और जब इस अर्थ को व्यवहारिक जीवन में प्रयोग किया जाने लगा तो भाषा का जन्म हुआ था। प्रिय छात्रों, भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांतों में श्रम के सिद्धांत का भी उल्लेख किया जाता है। जो विद्वान भाषा की उत्पत्ति श्रम के सिद्धांत को मानते हैं, उनमें प्लेखा और नौहरे का नामो उल्लेख किया जाता है। इन विद्वानों का मानना था कि जब मनुष्य द्वारा श्रम किया जाता है, मनुष्य द्वारा परिश्रम किया जाता है, तो शरीर के विभिन्न अवयव अंग अलग अलग कार्य करते हैं, और जब ये अलग अलग कार्य करते हैं तो इनसे अलग अलग तरह की ध्वनियाँ निकलती हैं, और जब इन्हीं ध्वनियों का प्रयोग मनुष्य द्वारा व्यवहारिक जीवन में किया जाने लगा तो भाषा की उत्पत्ति हुई थी। प्रिय छात्रों, विद्वानों के एक वर्ग का मानना है कि भाषा की उत्पत्ति अनुबंध के आधार पर हुई थी। भाषा की उत्पत्ति का आधार अनुबंध था। अनुबंध का मतलब कि एक दूसरे के साथ समझौता करना। भाषा की उत्पत्ति के यह सिद्धांत रूसो, लाक एवं हाब्स के राज्योत्पत्ति के सिद्धांत से काफ़ी मिलता जुलता है, क्योंकि इनका मानना था कि जो भाषा राज्योत्पत्ति का सिद्धांत है कि हम एक दूसरे के साथ जब अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप कोई समझौता करते हैं तो यह अनुबंध होता है। और इसी तरह से मनुष्य अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनियों को चिन्हित किया, और उनके माध्यम से जब एक दूसरे के साथ अनुबंध किया कि हम इनको जो है चाचा कहेंगे, इनको मामा कहेंगे, इनको भाई कहेंगे, तो ये ध्वनियाँ जब व्यवहार में आई तो भाषा का जन्म हुआ था। प्रिय छात्रों, भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांतों में विकासवादी सिद्धांत का भी उल्लेख किया जाता है। प्रिय छात्रों, विकासवादी सिद्धांत ये संचार माध्यम
पर आधारित है कि जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ वैसे वैसे वह दूरस्थ क्षेत्रों में अपने को विस्तारित किया, और जैसे जैसे विस्तारित किया वैसे वैसे नई नई ध्वनियों से उसका संपर्क हुआ, और इन नई नई ध्वनियों को जब व्यवहारिक जीवन में प्रयोग किया गया तो भाषा की उत्पत्ति हुई। तो इस तरह से भिन्न भिन्न विद्वानों द्वारा अपने अपने दृष्टिकोण से भाषा की उत्पत्ति को स्थापित किया गया था। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि भाषा की उत्पत्ति का कोई एक सिद्धांत प्रचलित नहीं है, बल्कि इन सारे सिद्धांतों ने मिलजुल कर ऐसे वातावरण का, ऐसी परिस्थितियों को सृजित किया जिसके चलते तमाम ध्वनियाँ जो हैं वह अभिव्यक्ति का माध्यम बन गई। तमाम ध्वनियाँ जो है वह विचार विनिमय का साधन बन गई, और जब अभिव्यक्ति और साधन के रूप में इनका प्रयोग शुरू हुआ तो यह भाषा के रूप में स्थापित हो गई। प्रिय छात्रों, भाषा के स्वरूप, जो भी भाषा होती है, इस भाषा के 3 स्वरूप बतलाए गए हैं। एक बोली, दूसरा विभाषा और तीसरा राष्ट्रभाषा। प्रिय छात्रों, बोली को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि जिन ध्वनियों का प्रयोग मनुष्य द्वारा घर में, गांव में, आसपास के क्षेत्र में किया जाता है उसी को बोली कहते हैं। प्रायः बोली का क्षेत्र सीमित होता है क्योंकि थोड़े थोड़े दूर पर बोली बदलती जाती है। इसीलिए कहा गया है कि कोस कोस पर पानी बदले, सवा कोस पर बानी। तो बोली का क्षेत्र सीमित होता है। यह प्रायः घरों में, गांव में या आसपास के क्षेत्र में ही व्यवहृत होती है। प्रायः बोली में साहित्य का सृजन नहीं होता है, प्रायः बोली में साहित्य नहीं लिखा जाता है। लेकिन हिंदी भाषा की कुछ ऐसी बोलियां हैं जिनमें उत्कृष्ट साहित्य उपलब्ध है। ऐसी बोलियों में अवधी, ब्रज और मैथिली का उल्लेख किया जाता है। अवधी बोली में जो साहित्य उपलब्ध है उसका उत्कृष्ट उदाहरण रामचरितमानस है, जिसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। जॉर्ज गिरियर्सन नामक विद्वान ने रामचरितमानस को उत्तर भारतीय हिंदुओं का बाइबिल कहा था। प्रिय छात्रों, ब्रज भाषा के उत्कृष्ट साहित्य सूरदास रचित सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली में उपलब्ध है के रूप में जो है प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त रसखान के ग्रंथ प्रेम वाटिका को भी ब्रज भाषा का उत्कृष्ट रूप माना जाता है। प्रिय छात्रों, मैथिली बोली का जो साहित्य उपलब्ध है उसके उत्कृष्ट रूप विद्यापति जी के ग्रंथों में मिलता है, जिनमें विद्यापति पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका का उल्लेख किया जाता है। तो इस तरह से बोली जो है वह सीमित होती है। विभाषा यानी कि कई प्रांतों में प्रचलित ध्वनियों को विभाषा कहते हैं। हर प्रांत की अपनी अपनी विभाषा होती है। जैसे उत्तर प्रदेश की विभाषा खड़ी बोली हिंदी है, पश्चिम बंगाल की बंगला है, गुजरात की गुजराती है, राजस्थान की राजस्थानी है। यानी कि जो एक प्रांत में प्रशासन शासन कार्य की भाषा होती है या एक से अधिक प्रांतों में प्रशासन की भाषा होती है उसी को विभाषा कहते हैं। प्रिय छात्रों, प्रायः साहित्य का सृजन विभाषा में ही होता है। राष्ट्रभाषा क्या है, हम आगे की वीडियो में जब राष्ट्रभाषा पर चर्चा करेंगे तो इस पर विस्तृत वर्णन हम लोग करेंगे, विस्तृत चर्चा इस पर करेंगे। प्रिय छात्रों, भाषा का आधार, भाषा के 3 आधार बताए जाते हैं। विश्व की कोई भी भाषा है
हर भाषा के 3 ही आधार होते हैं, एक वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य। प्रिय छात्रों, किसी भी भाषा का राजमहल इन्हीं 3 आधारों पर टिका हुआ है। जब हम आपको व्याकरण पढ़ाएंगे तो व्याकरण में वर्ण, शब्द, वाक्य पर विस्तृत हम लोग चर्चा करेंगे। प्रिय छात्रों, भाषा का भेद, भाषा के 2 भेद हैं, एक अव्यक्त भाषा और दूसरा व्यक्त भाषा। प्रिय छात्रों, अव्यक्त भाषा किसे कहते हैं और व्यक्त भाषा किसे कहते हैं, आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अव्यक्त भाषा को परिभाषित किया गया कि जिन ध्वनियों को मनुष्य समझ नहीं पाता उसे अव्यक्त भाषा कहते हैं। जैसे पशु पक्षी की भाषा, कीड़े मकोड़े की भाषा, क्योंकि भाषा तो है इनकी, क्योंकि भाषा मात्र ध्वनि है। पशु पक्षी की भी ध्वनि है, कीड़े मकोड़े की भी ध्वनि है, लेकिन पशु पक्षी क्या बोलते हैं वह हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उनकी बिरादरी के लोग समझते हैं। उदाहरण के रूप में आप देखते होंगे कि कभी आपके छत पर कौवा बैठ करके बोलता होगा तो एक भी कौवे आसपास नहीं आते होंगे, और वही कौवा कभी बोलता होगा तो सारे कौवे एकत्रित हो जाते हैं। अर्थात बुलाने की ध्वनि अलग है और किसी अन्य प्रयोजन से बोलने की ध्वनि अलग है, लेकिन हम लोगों को तो मात्र काँव 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 ही सुनाई देता है, लेकिन उनकी बिरादरी वाले जो है समझते हैं और उन्हें जो है समझ करके अपने कार्यों को संपादित करते हैं। प्रिय छात्रों, व्यक्त भाषा किसे कहते हैं? व्यक्त भाषा जिन ध्वनियों को मनुष्य समझ लेता है उसे व्यक्त भाषा कहते हैं। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, अरबी, फारसी इत्यादि। प्रिय छात्रों, व्यक्त भाषा के 3 रूप होते हैं, पहला कथित, दूसरा लिखित और तीसरा सांकेतिक। कथित भाषा किसे कहते हैं? प्रिय छात्रों, कथित भाषा को परिभाषित किया गया कि भाषा का जो रूप मुख से बोला जाता है और कान से सुना जाता है उसे कथित भाषा कहते हैं। कथित भाषा को ही मौखिक भाषा या बोली के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय छात्रों, भाषण, उपदेश, प्रवचन, बातचीत, वार्तालाप, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा ये कथित भाषा के उदाहरण है। आपकी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आते हैं कि वार्तालाप किस भाषा का उदाहरण है? आप समझ, कथित भाषा का, लिखित भाषा का, सांकेतिक भाषा का, अव्यक्त भाषा का। तो वार्तालाप कथित भाषा का उदाहरण है। इसी तरह से बातचीत पूछ सकता है, भाषण पूछ सकता है, उपदेश पूछ सकता है, प्रवचन पूछ सकता है, और ये सभी जो है कथित भाषा के ही उदाहरण हैं। प्रिय छात्रों, लिखित भाषा, लिखित भाषा को परिभाषित किया गया कि भाषा का जो रूप हाथ से लिखा जाता है और आँख से देखा जाता है उसी को लिखित भाषा कहते हैं। प्रिय छात्रों, लिखित भाषा ही भाषा का वास्तविक रूप है, क्योंकि लिखित भाषा से ही व्यक्ति के भाषाई कौशल का पता चलता है। तो लिखित भाषा ही भाषा का वास्तविक रूप है। राजभाषा, साहित्यिक भाषा, जो विभिन्न साहित्य की भाषाएं हैं, जैसे नाटक है, निबंध है, उपन्यास है, कहानी है, कविता है, ये सब साहित्यिक के उदाहरण हैं। और राजभाषा और लिखित साहित्य की जो भाषा होती है वह लिखित भाषा का उदाहरण है। प्रिय छात्रों, सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा की भाषा का जो रूप संकेतों के द्वारा, आपने उत्पत्ति में पढ़ा था कि संकेतों के द्वारा भी भाषा की उत्पत्ति हुई थी, तो भाषा का जो रूप संकेतों के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसी को सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे पथ पर लगे हुए सिग्नल की भाषा, ये तो सीटेट में कई बार पूछा है कि पथ पर लगे हुए सिग्नल की भाषा किस भाषा का उदाहरण है।
गूंगे बहरे की भाषा। तो इस तरह से हम लोगों ने भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत को देखा, भाषा का स्वरूप, भाषा के आधार और भाषा के भेद पर हम लोगों ने चर्चा किया। प्रिय छात्रों, आप लोग अपने विचार को व्यक्त करने में काफ़ी कंजूसी कर रहे हैं। एक चीज़ हमेशा जानो कि जब तक तुम्हारा विचार व्यक्त नहीं होगा तब तक मार्गदर्शक तुम्हारी कमियों को नहीं समझ पाएगा, और जब तक व्यक्ति की कमियों का पता नहीं चलता है तब तक उसे सफलता नहीं मिलती है। तो अपने विचार को तुम व्यक्त क्यों नहीं कर पा रहे हो मेरे भाई? क्या तुम्हें कोई पैसा लग रहा है व्यक्त करने का? वीडियो देखते इतने लोग हो और एक व्यक्ति भी, दो व्यक्ति को छोड़ दो तो और कोई कुछ लिखता ही नहीं है। क्या पैसा लगता है लिखने का तुमको? हैं? तो भाई लिखने का प्रयास करो, और उद्देश्य जो हमारा है उसको तुम लोग सार्थक नहीं कर रहे हो, अधिक से अधिक इस लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हो। इसलिए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओ यार। तुम्हें क्या कोई पैसा देना है? बस तुमको तो नेट चला ही रहे हो, शेयर कर देना है, फेसबुक पर शेयर कर दो, अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर दो, टेलीग्राम पर शेयर कर दो, ताकि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके। भाई किसी की मदद करना बहुत बड़ा धर्म का कार्य होता है। जब तुम किसी की मदद नहीं करोगे तो तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। भगवान उसी की मदद करते हैं जो दूसरे की मदद करता है। इसलिए परोपकारी प्रवृत्ति अपनाओ और इस वीडियो को शेयर अधिक से अधिक करो। और तुम लोग चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, आगे जितनी भी वीडियो आएंगी, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा उस तक नहीं पहुंच पाएगी। जैसे टेस्ट पेपर कराया जाएगा, तो इन सब चीज़ों को, इन सामग्रियों को पाने के लिए सब्सक्राइब करो। तुमसे कोई पैसा थोड़ो मांग रहा है यार कि सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो इन सारी बातों के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। पुनः अगली वीडियो पर हम लोग भाषा के महत्व और भाषा की विशेषता पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप सभी लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मेहनत करें, परिश्रम करें और परोपकारी बने, यही हमारा संदेश है।